नमस्कार प्रिय दर्शकों, बूढ़े बाप की ये 3 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखा देना। बुढ़ापे में कभी तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। दर्शक बंधु, बचपन से लेकर जवानी तक हम अपनी औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए खुद की जरूरतें तक भूल जाते हैं। लेकिन क्या हमारी ये मेहनत हमें बुढ़ापे में सुकून देगी? क्या हमारी संतान वही करेगी जो हमने उनके लिए किया? जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, किस तरह की परवरिश दी। सिर्फ अच्छे स्कूल में डालना, महंगे कपड़े दिलाना या बढ़िया खाना खिलाना ही परवरिश नहीं होती। असली परवरिश तब होती है जब हम उन्हें वो सीख दें जो उन्हें इंसान बनाए, जो उन्हें हमारा सम्मान करना सिखाए और जो हमारे साथ साथ उनके पूरे जीवन में काम आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुकून भरा हो, आपकी औलाद आपका सहारा बने, आपको इज्जत और प्यार से देखे, तो 3 बातें ऐसी हैं जो आपको अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। ये 3 बातें न सिर्फ आपकी जिंदगी संवारेंगी बल्कि आपके बच्चों को भी सही राह दिखाएंगी। दर्शक बंधु, ये आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक कथा के माध्यम से उन 3 बातों को जानते हैं जिसे हमें अपनी औलाद को जरूर सीखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि ज्ञान, कथा या सीख को अधूरा छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। जो लोग अधूरी बातें सुनकर बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल सकती हैं। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनकी लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार में अपना योगदान दें, क्योंकि जो ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा वो अधूरा ही रह जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। पत्नी का नाम शांति और पति का नाम रघु था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। वे ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ही ज्यादा गरीब, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रघु और शांति की कोई संतान नहीं थी। उनके पास हर खुशी थी, लेकिन एक खुशी की कमी थी। रघु वन में स्थित एक पवित्र स्थान के अंदर गाइड की सेवा करता था, जहां वह दूर दूर से आए भक्तों को वहां का दर्शन कराता था। जब रघु अपने सेवा कार्य के लिए जाता, तब शांति घर पर अकेली रहती थी। घर में अकेले रहने के कारण उसका मन अक्सर उदास हो जाता था। उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। उसने अकेलेपन को दूर करने के लिए कई कार्यों में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं लगता था। जब रघु ने शांति की उदासी महसूस की, तो उसने उसे हर हफ्ते अपने साथ पवित्र वन में दर्शन कराने के लिए ले जाना शुरू किया। इससे शांति का मन कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था, लेकिन संतान न होने के कारण उसका मन फिर भी पूरी तरह संतोष नहीं पाता था। आखिरकार भगवान की कृपा हुई। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कुछ सालों बाद शांति ने एक सुंदर और प्यारे बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे पर जितनी मुस्कान थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी शांति और रघु के चेहरे पर थी। उनका घर, जो पहले शांति और रघु के होने के बावजूद भी एकदम शांत रहता था, अब उस बच्चे की किलकारी से गूंजने लगा। उस बच्चे की मधुर आवाज ऐसी थी कि शांति उसे कभी खुद से अलग नहीं करती थी। जब रघु घर पर नहीं होता, तब वह दिन भर बच्चे की देखभाल करती, और जब रघु घर आता तो वह भी उस बच्चे को प्यार करने लगता। शांति और रघु ने अपने बच्चे का नाम श्रवण रखा, क्योंकि जैसा श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी, वे भी चाहते थे कि उनका बेटा वैसा ही संस्कारी और भक्तिमान बने। शांति और रघु के प्रेम का ही फल था कि श्रवण हंसते हंसते 6 साल का हो गया। एक दिन रघु ने शांति से कहा, आज तुम श्रवण को तैयार करो, मैं उसका दाखिला स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। ये सुनकर शांति उदास हो गई और धीरे से बोली, ऐ जी, इतनी जल्दी श्रवण को स्कूल क्यों भेज रहे हो? 1 साल और ठहर जाइए ना। रघु सोच में पड़ गया। उसे शांति की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, क्या कहा? 1 साल और? तुम जानती हो ना शांति, हमारा श्रवण अब बड़ा हो गया है, उसे अब पढ़ने के लिए स्कूल जाना ही चाहिए। शांति ने फिर कहा, ऐ जी, श्रवण अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वह अपनी माँ से दूर रह सके। जहां तक पढ़ाई की बात है, मैं उसे घर पर ही पढ़ा सकती हूँ, फिर उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत? रघु थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, शांति, मुझे पता है कि तुम इसे घर पर पढ़ा सकती हो, लेकिन जब यह बाहर जाएगा ही नहीं तो दुनिया का ज्ञान कैसे मिलेगा? ये अपने सपनों को कैसे साकार करेगा?
स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो यह घर पर नहीं सीख सकता। शांति बार बार रघु से अनुरोध कर रही थी, लेकिन रघु अपनी बात पर अडिग था। उसने कहा, माँ होती ही ऐसी है जो अपने बच्चे को कभी खुद से अलग नहीं करना चाहती। उसे हमेशा यही लगता है कि वह अपने बच्चे को पढ़ाकर इतना योग्य बना सकती है कि उसे जीवन में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन अंततः पति की जिद और श्रवण के उज्जवल भविष्य के लिए शांति को रघु की बात माननी पड़ी। वह अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई और रघु ने उसे एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिला दिया। इस तरह श्रवण ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, मानो कल ही की बात थी जब श्रवण पहली बार स्कूल गया था और आज उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। श्रवण पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अब 19 साल का युवा बन गया था। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी विश्वविद्यालय जाने का विचार कर रहा था। उसके सहपाठियों ने उसे बताया था कि बड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा और अधिक उत्तम होती है और वहां से नौकरी मिलने की संभावना भी अधिक होती है। इसीलिए श्रवण ने अपनी माता पिता से अनुरोध किया कि वह आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी विश्वविद्यालय में जाना चाहता है। श्रवण अपनी माँ के पास आता है और बड़े ही सम्मान के साथ कहता है, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। शांति मुस्कुराकर कहती है, जरूरी बात? क्या बात है बेटा? श्रवण थोड़ा संकोच करते हुए कहता है, माँ मुझे आगे की पढ़ाई करनी है ताकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं। शांति यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, वाह मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, यह तो बहुत ही शुभ बात है। बेटा पढ़ाई कर लो, हमने कब रोका है तुम्हें? हम तो यही चाहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनो। श्रवण थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ माँ मुझे पता है कि आप मुझे पढ़ाई से कभी नहीं रोकेंगी। लेकिन इतना कहते ही वह चुप हो जाता है। शांति उसकी चुप्पी को देखकर पूछती है, पर क्या बेटा? श्रवण धीमी आवाज में कहता है, माँ मुझे आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना होगा जो यहाँ नहीं है, वह पूरे दूसरे शहर में है। मैंने पिताजी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि पहले माँ से पूछ लो कि वह क्या चाहती हैं। पिताजी तो मान गए हैं, बस आपकी आज्ञा चाहिए थी। शांति ये सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, बेटा क्या तुझे वहां पढ़ाई करने के लिए जाना जरूरी है? क्या तू यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता? शांति की ये बात सुनकर श्रवण समझ जाता है कि उसकी माँ उसे इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को बड़े ही प्रेम और नम्रता से समझाते हुए कहता है, माँ क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने? शांति अपने बेटे की ओर भर आई आंखों से देखती है पर कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। श्रवण फिर से कहता है, माँ कुछ ही सालों की बात है, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। शांति फिर भी चिंतित रहती है और कहती है, बेटा वहां पर तेरा ख्याल कौन रखेगा? श्रवण अपनी माँ के हाथों को थामते हुए कहता है, माँ अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शांति अपने बेटे को लेकर चिंतित थी, और हो भी क्यों ना, आखिर वह माँ थी। एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है और उसे अपने से अलग नहीं कर पाती। यही भावनाएं शांति के मन में उमड़ रही थीं। वह एक तरफ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य को देख रही थी और दूसरी तरफ उसके प्रति अपने प्रेम से जूझ रही थी। लेकिन अंततः एक माँ को अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने प्यार के सामने झुकना पड़ता है। शांति श्रवण की ओर देखकर स्नेह से कहती है, ठीक है बेटा तुम चले जाना, लेकिन वहां जाकर अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। श्रवण खुशी से मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा और अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहते ही शांति ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। श्रवण अपने पिता से कहता है, पिताजी आप कल मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दीजिए। रघु हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं बेटा, कल ही जाकर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। 2 दिन बाद श्रवण अपने कमरे में अपने बैग में कपड़े, किताबें और जरूरत का सामान पैक कर रहा था। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और कहती है, बेटा क्या तुमने अपनी जरूरत का सारा सामान रख लिया? श्रवण कहता है, हाँ माँ सब कुछ रख लिया है। वैसे पिताजी कहाँ हैं? सुबह से दिखे नहीं। शांति मुस्कुराकर कहती है, बेटा वो तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक करवाने गए हैं, आते ही होंगे। शांति और श्रवण बात कर ही रहे थे कि तभी रघु कमरे में आ जाता है और कहता है, तो तैयारी पूरी हो गई जाने की? श्रवण कहता है, हाँ पिताजी सब कुछ तैयार है। रघु अपने हाथ में टिकट बढ़ाते हुए कहता है, यह लो बेटा तुम्हारी ट्रेन की टिकट, आज दोपहर की ट्रेन से तुम्हें शहर के लिए निकलना होगा, तैयार रहना। श्रवण टिकट लेते हुए कहता है,
ठीक है पिताजी, अब आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं डॉक्टर बनकर ही वापस आऊं। इतना कहते ही श्रवण अपने माता पिता के चरणों में सिर झुका देता है। रघु और शांति दोनों हाथ जोड़कर अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम हर विषय में पास हो और तुम्हारे सभी सपने पूरे हों। आयुष्मान भव। हम भी चाहते हैं कि तुम एक सफल डॉक्टर बनकर लौटो। इतना कहकर श्रवण अपने माता पिता से प्रणाम करके विदा लेता है और स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन शहर की ओर रवाना हो जाती है और श्रवण पढ़ाई करने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी चला जाता है। श्रवण ट्रेन में बैठकर मन ही मन प्रभु का स्मरण करते हुए दूसरे शहर के लिए प्रस्थान करता है। जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है तो वह स्वयं से कहता है, चलो आखिरकार स्टेशन आ ही गया, अब मुझे जल्दी से जल्दी इस ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर जाना होगा, नहीं तो यह ट्रेन फिर से चल पड़ेगी। इतना कहते ही श्रवण अपने सामान को अपने हाथ में पकड़ता है और ट्रेन से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरता है, उसके सामने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कुल्ली के वस्त्र पहन रखे थे, जिससे यह झात होता था कि वे स्टेशन पर कुल्ली का कार्य करते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति श्रवण की ओर देखकर कहते हैं, लाइए बाबूजी, आपका सामान मुझे दे दीजिए, मैं इसे आगे तक ले चलता हूँ। श्रवण विनम्रता से मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, इस उम्र में आपको यह भारी सामान उठाना शोभा नहीं देता, मैं इसे स्वयं उठा लूंगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटा, मैं पहली बार थोड़ी उठा रहा हूँ सामान, मुझे तो 15 वर्ष हो गए हैं लोगों का सामान उठाते उठाते, यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लाइए मुझे सामान दीजिए। श्रवण उन्हें बार बार सामान ना उठाने के लिए कहता है, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति उसकी एक नहीं मानते। अंततः श्रवण उनकी बात स्वीकार कर लेता है और कहता है, ठीक है, चलिए एक कार्य कीजिए, आप यह छोटा बैग उठा लीजिए और बड़ा बैग मैं स्वयं ले लूंगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, बाबूजी, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं दोनों बैग उठा लूंगा। श्रवण दृढ़ता से कहता है, मैंने कहा ना, आप एक बैग उठा लीजिए। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, पर बाबूजी। श्रवण मुस्कुराते हुए कहता है, पर वर कुछ नहीं, मैंने आपकी एक बात मानी थी, अब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। इतना कहते ही वह बुजुर्ग व्यक्ति श्रवण के सामान का छोटा बैग उठाते हैं और अपने सिर पर रख लेते हैं। श्रवण भी दूसरा बैग अपने कंधे पर रख लेता है और दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते श्रवण उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, वैसे आपका नाम क्या है? वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, बाबूजी, मेरा नाम तो रामू है। श्रवण कहता है, तो रामू काका, आप इस उम्र में यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या आपके परिवार में कोई बेटा बेटी नहीं है जो आप यहाँ आकर इतनी कठिन मेहनत कर रहे हैं? रामू काका गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा बेटी तो नहीं है बाबूजी, पर एक बेटा था। श्रवण बीच में ही बोल पड़ता है, बेटा था, इसका अर्थ है कि अब नहीं है क्या? रामू काका की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वे कहते हैं, नहीं बाबूजी, बेटा तो अभी भी है, लेकिन वह हमारे साथ नहीं रहता। श्रवण आश्चर्य से रामू काका की ओर देखते हुए कहता है, क्या कहा, बेटा साथ नहीं रहता? पर क्यों? रामू काका धीमी आवाज में उत्तर देते हैं, उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया बाबूजी। श्रवण और भी चकित होकर कहता है, लेकिन काका, उसने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? रामू काका की आंखों में दर्द झलकता है। वे धीरे से कहते हैं, बाबूजी, इसीलिए कि मैं और मेरी पत्नी अब उसे बोझ लगने लगे थे। वह कहता था कि आप दोनों तो बस घर बैठकर खर्च करते हैं, कमाते तो कुछ नहीं, मैं अकेला कितनों को संभालूं। इसलिए रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने हम दोनों को घर से निकाल दिया। श्रवण दुखी मन से कहता है, फिर आप कहाँ गए काका? रामू काका गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं कहाँ जाता बाबूजी, भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं कुली का कार्य कर लूं, कम से कम मेहनत की कमाई का पैसा तो मिलता है। श्रवण क्रोध और पीड़ा के साथ कहता है, पता नहीं यह आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वे यह क्यों नहीं समझते कि जिन माता पिता ने उन्हें अपने आंचल में पाला, कंधों पर बैठाया, वही एक दिन उनके लिए बोझ बन जाते हैं। श्रवण और रामू काका बात करते करते स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। रामू काका एक ऑन्टो में श्रवण का सामान रखने लगते हैं। श्रवण रामू काका से कहता है, काका सुनिए तो। रामू काका कहते हैं, हाँ बाबूजी कहिए। श्रवण अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हुए कहता है, यह लीजिए काका, आपकी मेहनत की कमाई। रामू काका हंसते हुए कहते हैं, अरे बाबू, आपके सामान लाने के सिर्फ 50 रुपए होते हैं, न कि 500। लगता है आप बातों बातों में भूल गए, आपको 50 रुपए देने थे, न कि 500। श्रवण मुस्कुराकर कहता है, काका मैं कुछ नहीं भूला हूँ, ये पैसे आपके ही हैं, आप इन्हें रखिए, इस समय मुझे नहीं, आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है, कृपया रख लीजिए। रामू काका बार बार मना करते हैं,
लेकिन श्रवण नहीं मानता और पैसे उनके हाथ में थमाते हुए कहता है, अगर आप यह पैसे रखेंगे तो आज आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मैं जानता हूँ इस उम्र में आपको इतना मेहनत करना उचित नहीं है, इसीलिए आज आपको कम काम करना चाहिए। इतना कहकर श्रवण ऑटो में बैठ जाता है और रामू काका से विदा लेते हुए कहता है, ठीक है काका, मैं चलता हूँ। रामू काका कहते हैं, अरे बाबू, जाते जाते अपना नाम तो बता दीजिए। श्रवण मुस्कुराते हुए कहता है, काका, मेरा नाम श्रवण है। इतना कहकर श्रवण वहां से निकल जाता है। रामू काका वहीं खड़े रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इनके माता पिता ने सही नाम रखा है। वास्तव में ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। श्रवण आदर्श कॉलोनी पहुंच जाता है, जहां उसने पहले से ही एक कमरा बुक किया हुआ था। वह वहां जाकर अपने कमरे में प्रवेश करता है। पूरे दिन के सफर से वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह सोने की सोचता है और बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। शुरुआत में वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने सहपाठियों से घुलने मिलने लगता है और कॉलेज में उसके कई दोस्त बन जाते हैं। श्रवण दिन रात अपनी डॉक्टर की पढ़ाई में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत का फल उसे मिलता है और केवल 6 वर्षों में ही वह अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता है और एक योग्य डॉक्टर बन जाता है। श्रवण यह शुभ समाचार जब अपने माता पिता को बताता है तो वे खुशी से झूम उठते हैं और अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद और बधाइयां देते हैं। उसके दोस्त भी यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रवण अपने घर वापस चला जाता है और कुछ समय बाद उसे पास के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिल जाती है। श्रवण के घर में आज खुशियों की बहार आ गई थी। शाम का समय था। शांति और रघु आपस में गंभीर चर्चा कर रहे थे। शांति चिंतित स्वर में कहती है, सुनिए जी, क्या श्रवण इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? रघु आत्मविश्वास से कहते हैं, क्यों नहीं राजी होगा, आखिर यह उसके जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है। शांति कुछ घबराते हुए कहती है, अभी तो उसे डॉक्टर की नौकरी मिली है और अभी से आप उसे इस विषय में सोचने के लिए कह रहे हैं, क्या वह मान जाएगा? रघु मुस्कुराते हुए कहते हैं, शांति तुम चिंता मत करो, श्रवण अभी घर आएगा तब मैं खुद उससे बात करूंगा। शांति धीरे से कहती है, ठीक है, आने दीजिए श्रवण को। इतना कहते ही रघु और शांति बातें कर ही रहे थे कि तभी श्रवण घर में प्रवेश करता है और आते ही अपने पिता से पूछता है, पिताजी क्या बात है, आप मुझसे किस जरूरी विषय पर बात करना चाहते थे? रघु प्यार से कहते हैं, आओ बेटा आओ, हम दोनों तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे, सोच रहे थे कब तुम आओगे और कब हम तुमसे इस विषय में बात करेंगे। आखिर यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है। श्रवण थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और कहता है, क्या कहा? जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय? पर क्या? रघु हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी का ही सवाल हुआ ना? श्रवण यह सुनकर अचंभित रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिताजी उससे इस विषय में बात करेंगे। वह आश्चर्य से कहता है, शादी? पर इतनी जल्दी क्यों पिताजी? रघु समझाते हुए कहते हैं, जल्दी कहाँ बेटा, अब तुम डॉक्टर भी बन गए हो और तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। श्रवण थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी जल्दबाजी किस बात की पिताजी? अभी अभी तो मैंने डॉक्टर की नौकरी शुरू की है, 2-3 साल और ठहर जाइए, फिर आराम से देखेंगे इस विषय में। रघु श्रवण की बात सुनकर थोड़े मायूस हो जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मैं यह अपने लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारी माँ के लिए कह रहा हूँ। तुम तो जानते हो कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है, घर का कामकाज संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ का हाथ बढ़ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। शांति भी प्यार से कहती है, देखो बेटा श्रवण, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही हमारा भी निर्णय होगा। श्रवण चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता और कहे भी कैसे। आखिरकार बेटों का जीवन होता ही ऐसा है, जब वे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ जाती हैं। बेटों को अपने माता पिता के सुख दुख का ध्यान रखना पड़ता है। आज उसके माता पिता की खुशी उसके फैसले पर टिकी थी। वह जानता था कि अगर उसने निर्णय नहीं लिया तो उनके चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाएगी। हर बेटे की तरह उसने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। श्रवण लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। श्रवण की यह बात सुनकर रघु और शांति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे प्रसन्न होकर कहते हैं, हमें तुमसे यही आशा थी बेटा। रघु उत्साहित होकर शांति से कहते हैं, तो ठीक है शांति,
मैं हमारे श्रवण के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने निकलता हूँ। कहीं ना कहीं तो हमें हमारी होने वाली बहू मिल ही जाएगी। इतना कहकर रघु हंसते हंसते कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद शांति और श्रवण हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रवण जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है रघु खड़े हैं। रघु श्रवण को देखते ही उसे गले से लगा लेते हैं और प्यार से कहते हैं, कैसे हो बेटा? श्रवण मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? रघु खुश होकर कहते हैं, बेटा एकदम मस्त। इतना कहकर वे अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। शांति पूछती है, कैसे हैं आप? रघु जवाब देते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? शांति हंसकर कहती है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। रघु अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकालते हैं और उसमें से एक लड्डू उठाकर शांति को खिलाते हुए कहते हैं, बधाई हो शांति, हमारे बेटे का रिश्ता मिल गया है। शांति ये सुनकर चौंक जाती है और उत्साहित होकर कहती है, क्या हमारे श्रवण का रिश्ता मिल गया? लेकिन कहाँ? रघु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, वही अपने पास के शहर में, जो कांची के पास मधुपुरी है, वहीं पर रिश्ता मिला है। शांति प्रसन्न होकर कहती है, यह तो बहुत अच्छी खबर है। रघु श्रवण की ओर देखते हुए कहते हैं, लो बेटा, तुम भी मिठाई खाओ, आखिरकार तुम्हारे लिए एक अच्छे और संस्कारी घर से रिश्ता आया है। रघु अपने बैग से एक फोटो निकालते हैं और शांति को दिखाते हुए कहते हैं, देखो हमारी होने वाली बहू कितनी सुंदर है ना? शांति खुशी से कहती है, बहुत सुंदर है, भगवान इसे नजर ना लगाए। फिर वह फोटो श्रवण को देते हुए कहती है, बेटा तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? श्रवण जैसे ही फोटो देखता है वह मोहित हो जाता है। उसकी नजर उस तस्वीर से हट ही नहीं रही थी। शांति बार बार कहती है, बोलो बेटा कैसी है? लेकिन श्रवण को कुछ भी जवाब नहीं सूझ रहा था। वह बस तस्वीर को निहारता ही रह गया। आखिरकार शांति उसके पास आकर कहती है, अब इस फोटो को ही देखते रहोगे या बताओगे भी कैसी लगी? श्रवण हड़बड़ाते हुए कहता है, माँ बहुत अच्छी है। शांति हंसते हुए कहती है, तो फिर रिश्ता पक्का समझें? श्रवण सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, रिश्ता पक्का कर दीजिए। शांति और रघु खुशी से कहते हैं, तो ठीक है, अब लड़की वालों को फोन कर दीजिए। रघु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं रिश्ता पक्का करके ही आया हूँ, मुझे पता था कि मेरे बेटे की बस एक ही पसंद होगी। इतना कहकर वे हंसने लगते हैं। श्रवण उत्सुकता से पूछता है, पिताजी इस लड़की का नाम क्या है? रघु गर्व से कहते हैं, इसका नाम नीलू है। कुछ दिनों बाद श्रवण और नीलू की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। रघु अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगती हैं और यही समस्याएं अब श्रवण के परिवार में भी दस्तक देने लगी थी। एक दिन श्रवण अपने काम से बाहर गया हुआ था, तभी अचानक रघु की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। शांति जब यह देखती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है आपको? आप मेरे साथ अस्पताल चलिए, आपका इलाज करवाना जरूरी है। इतना कहकर शांति जल्दी से रघु को एम्बुलेंस में बैठाकर पास के अस्पताल ले जाती है। रास्ते में वह श्रवण को फोन करके तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहती है। रघु को अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। वहां आए हुए 1 घंटे ही हुए थे कि तभी श्रवण अस्पताल पहुंच जाता है। वह घबराए हुए अपनी माँ से पूछता है, माँ पिताजी को क्या हो गया? शांति चिंता में सिर हिलाते हुए कहती है, बेटा मुझे नहीं पता, अचानक ही तुम्हारे पिताजी को खून की उल्टियां होने लगी। मैं घबरा गई थी, इसलिए बिना देर किए अस्पताल ले आई। मैं नहीं चाहती कि इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए। रघु को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहीं श्रवण भी डॉक्टर की नौकरी करता था, इसलिए वह तुरंत इमरजेंसी वार्ड में अपने पिता को देखने चला जाता है। 1 घंटा बीत जाता है। फिर जब श्रवण बाहर आता है तो शांति तुरंत उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तेरे पिताजी कैसे हैं? श्रवण उदासी के साथ कहता है, माँ पिताजी अभी ठीक हैं, आराम कर रहे हैं। शांति चिंतित होकर कहती है, पर बेटा उन्हें हुआ क्या है? श्रवण गहरी सांस लेते हुए कहता है, माँ पिताजी को कैंसर की बीमारी हो गई है, इसी वजह से उन्हें खून की उल्टियां आई थी। शांति आश्चर्य से कहती है, क्या कैंसर की बीमारी? लेकिन यह उन्हें कब हुई? श्रवण शांत स्वर में कहता है, माँ यह तो पिताजी ही जानते होंगे कि उन्हें यह बीमारी कब हुई, लेकिन यह उनकी आखिरी स्टेज है, अब इनके बचने की संभावना बहुत कम है। शांति यह सुनकर रो पड़ती है और भावुक होकर कहती है, नहीं बेटा ऐसा मत कहो, ये सब झूठ है, कह दो बेटा कि यह सब झूठ है। श्रवण नरम स्वर में कहता है, माँ यह झूठ नहीं है, पिताजी को कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि कैंसर है। यह वही बीमारी है जिससे दुनिया में बहुत कम लोग बच पाते हैं, केवल 2-3% लोग ही इससे ठीक हो पाते हैं, बाकी सब इससे लड़ते लड़ते जीवन खो देते हैं। शांति जब यह सुनती है तो उसे पहले तो यकीन नहीं होता
लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि रघु की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि बहुत गंभीर है। वह कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। श्रवण अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी को अब कुछ दिन अस्पताल में ही भर्ती रखना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे यह मत कहना कि उन्हें कैंसर है, नहीं तो वे चिंता में आ जाएंगे और उनकी हालत और खराब हो जाएगी। कृपया उनसे कुछ मत कहिएगा। शांति बस सिर हिला देती है और रोते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। श्रवण अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहता है, माँ, आप चिंता मत करें, मैं पिताजी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। रघु को अब आईसीयू में आराम के लिए लाया जाता है। शांति जब उनके पास जाती है तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह अपने पति की हालत देखकर बस रोती ही जाती है। वह रो भी क्यों ना, आखिर वह उसकी पत्नी थी। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। आज उसका जीवन साथी कमजोर पड़ रहा था और उसके दुख का कोई अंत नहीं था। शांति रो ही रही थी कि तभी रघु को होश आ जाता है। होश में आते ही वह दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति। शांति झट से अपने आंसू पोंछती है और कहती है, हाँ जी, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, कुछ चाहिए आपको? रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति, श्रवण कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। शांति कहती है, वह अभी अभी यहाँ से गया है आपकी दवाइयाँ लेने। वह कह रहा था कि दवाइयाँ लेने मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए जब तक वह नहीं आ जाता तब तक आप आराम कीजिए। रघु धीमे स्वर में कहता है, अच्छा, दूसरे शहर गया है श्रवण, चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तब बात कर लूंगा। शांति रघु को समझाती है, आप आराम कीजिए, जब आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तब आराम से बातें करेंगे। श्रवण कहीं भागा तो नहीं जा रहा। धीरे धीरे 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद डॉक्टर रघु को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं और श्रवण उन्हें अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर श्रवण अपने पिता को उनके कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर सुला देता है। फिर वह बाहर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने पिताजी को दवाइयाँ लाकर दे दी हैं। अगर ये दवाइयाँ 3 महीने लगातार दी जाएंगी तो पिताजी की तबीयत में सुधार हो सकता है, इसलिए आप उन्हें समय से दवाइयाँ देना। शांति सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को समय पर दवाई दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करना। श्रवण थोड़ा गंभीर होकर कहता है, माँ, ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, इसलिए सही तरीके से दीजिएगा। अगर ठीक से दवाई नहीं दी गई तो न सिर्फ पैसे बेकार चले जाएंगे बल्कि पिताजी की हालत भी बिगड़ सकती है। शांति कहती है, ठीक है बेटा, मैं पूरी सावधानी से दवाई दूंगी। समय बीतता जाता है। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन रघु की तबीयत में सुधार होने के बजाय उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। श्रवण के लिए शुरुआत में अपने पिता की दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए उसकी तनख्वाह ऐसे खत्म होने लगी जैसे सूखी धरती पर पानी डालने से वह तुरंत ही गायब हो जाता है। वह समझ ही नहीं पाता था कि उसकी तनख्वाह कब आती है और कब पूरा पैसा खर्च हो जाता है। उसके पिता की दवाइयों पर ही उसकी आधी कमाई चली जाती थी। अब श्रवण का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। पहले जब उसके पिता कमाते थे तब घर की जरूरतों का बोझ बराबरी से बंट जाता था, लेकिन अब रघु बीमार पड़ने के बाद कमाने की बजाय खर्च करने की स्थिति में आ गए थे। इतनी मुश्किलों में श्रवण बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। वह हर समय उदास रहने लगा, जिससे उसका पूरा दिन खराब हो जाता था। अस्पताल जाता तो भारी मन से और घर लौटता तो भी चिंताग्रस्त रहता। उसकी आंखों में निराशा और चिंता साफ झलकती थी। घर में अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पहले वह अपनी पत्नी नीलू के साथ बैठकर हंसता खेलता था, लेकिन अब वह बात बात पर गुस्सा करने लगा। जब इंसान पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। यही हाल अब श्रवण का हो गया था। पति पत्नी के बीच अब पहले जैसी निकटता नहीं रही। घर की परेशानियों ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया था। श्रवण ने इन परेशानियों से राहत पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। वह धीरे धीरे शराब का सहारा लेने लगा। एक दिन जब वह काम से लौटकर घर आया तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पिता के कमरे में गया। वह देखना चाहता था कि उनकी तबीयत में कोई सुधार हुआ है या नहीं। फिर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि नीलू बिस्तर पर बैठकर प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार कर रही थी। नीलू ने उसे देखते ही कहा, आ गए आप? श्रवण उदास स्वर में बोला, हाँ आ गया। नीलू हल्की नाराजगी के साथ कहती है, कैसा रहा आज का दिन, या फिर रोज की तरह टेंशन में ही बिता दिया? श्रवण चिढ़कर कहता है, हाँ टेंशन में ही निकला, और वैसे भी तुम्हें पूछकर क्या करना है? क्या तुम मेरी टेंशन खत्म कर दोगी? नीलू गुस्से से कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ,
क्या इतना भी हक नहीं है कि पूछ सकूं कि आपका दिन कैसा रहा? और जहां तक टेंशन की बात है, एक पत्नी हमेशा अपने पति को सही सलाह देती है। श्रवण व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे सलाह दोगी? बताओ फिर घर का खर्च कैसे संभालूं? नीलू गंभीर होकर कहती है, देखिए इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और मैं हर बार आपको यही कहती आई हूँ, आज भी वही कह रही हूँ। आप अपने पिताजी की दवाइयों का खर्च कम कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। श्रवण गुस्से में कहता है, नीलू क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि अगर पिताजी की दवाइयां बंद कर दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नीलू भी गुस्से में जवाब देती है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे घर की हालत साफ साफ नजर आ रही है। आपको भी इसे समझना चाहिए। अगर जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। श्रवण ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से कहता है, नीलू मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, बस अपने काम से काम रखो, समझी? नीलू भी नाराज होकर कहती है, क्या कहा आपने? मैं आपको सिखा रही हूँ? मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही, बल्कि आपको सच्चाई दिखा रही हूँ जिसे आप देखना नहीं चाहते। सच ये है कि आपके पिताजी की दवाइयों पर इस घर की आधी आमदनी खर्च हो रही है, जिससे हमें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं आपको सिखा रही हूँ? श्रवण चिढ़ते हुए कहता है, देखो नीलू, पिताजी की दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि घर का खर्च बढ़ता जा रहा है। इतना सुनते ही नीलू बीच में बोल पड़ती है, क्या कहा आपने? आपके पिता की दवाइयों पर खर्च ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि घर का खर्च बढ़ रहा है। अच्छा तो एक बात बताइए, आप पिताजी की दवाइयां कहाँ से लाते हैं? श्रवण नीलू के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और बस कहता, बेंगलुरु से। लेकिन तुम्हें इससे क्या करना है? नीलू गंभीर स्वर में पूछती है, और कितने पैसे लगते हैं दवाई खरीदने में और वहां से यहाँ लाने में? श्रवण इस बार भी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी खामोशी बता रही थी कि वह जवाब जानते हुए भी कुछ कहना नहीं चाहता। नीलू उसकी ओर देखती है और कहती है, बोलिए जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुप क्यों हो गए? श्रवण अब भी चुप रहता है और अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। नीलू गहरी सांस लेते हुए कहती है, आपकी यह चुप्पी ही मेरे सवाल का जवाब है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इस घर के बढ़ते खर्च का असली कारण क्या है। श्रवण नीलू की बात सुनकर समझ चुका था कि नीलू सच कह रही है, लेकिन वह अपने पिता को दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं था। वह गुस्से में कहता है, नीलू तुम घर की सारी परेशानियों का दोष मेरे पिता को मत दो, समझी? नीलू शांत स्वर में जवाब देती है, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, सिर्फ आपको सच्चाई दिखा रही हूँ, जिसे आप इतने दिनों से अनदेखा कर रहे हैं। आपको यह मानना होगा कि आपके पिताजी अब ठीक नहीं होंगे। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। नीलू के मुंह से यह सुनकर श्रवण का खून खौल उठता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, बस करो नीलू, बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। मैंने सोचा था कि तुम मेरी पत्नी होने के नाते मेरे पिता को अपने पिता मानोगी, लेकिन तुमने तो उन्हें पूरी तरह पराया कर दिया। श्रवण का यह रौद्र रूप देखकर नीलू सहम जाती है। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ और कहा तो मामला और बिगड़ सकता है, इसीलिए वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। श्रवण भी गुस्से में बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। रात के अंधेरे में वह बालकनी में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे अपने पिता की दवाई बंद करनी चाहिए या नहीं। उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, जिससे वह परेशान हो गया था। उसने शराब की आधी से ज्यादा बोतल खाली कर दी, लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। उसका मन कह रहा था, अगर नीलू सही कह रही है तो घर के हालात बिगड़ने की असली वजह पिताजी की दवाइयों का खर्च ही है। मुझे किसी तरह इसे कम करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। अगर मैंने दवाई कम कर दी तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। लेकिन क्या करूं? जब वह शराब की पूरी बोतल खत्म कर चुका तो उसने सिगरेट का नया पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट जलाकर कस लेने लगा। सिगरेट पीते हुए वह उन्हीं बातों को सोचने लगा जो उस दिन नीलू ने कही थी। वह उस दिन की याद में चला गया जब इसी मुद्दे पर नीलू से उसकी बहस हुई थी। नीलू गुस्से में कह रही थी, देखिए आप यह जिद छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पिता अब ठीक नहीं होने वाले, फिर भी आप बेकार में उन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। श्रवण गुस्से में बोला, नीलू तुम क्या बक रही हो? तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? नीलू शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच साफ दिखाई दे रहा है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, बल्कि वह और बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वह अब बच पाएंगे। श्रवण जैसे ही यह बात नीलू के मुंह से सुनता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है
और वह तेज आवाज में कहता है, नीलू अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी पत्नी हो, इससे आगे एक शब्द और नहीं। नीलू श्रवण का यह रूप देखकर घबरा जाती है। उसे उसके इस गुस्से से डर लगने लगता है, इसलिए वह बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी रहती है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर श्रवण थोड़ा शांत होते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ अस्पताल, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नीलू कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है। वह कहे भी कैसे, आज उसकी आवाज उसके पति ने ही दबा दी थी। उसे लग रहा था कि जो श्रवण उसे पहले बहुत प्यार करता था, वह आज बिना झिझक उस पर गुस्सा कर रहा है। इतना कहकर श्रवण कमरे से बाहर चला जाता है और अपने काम पर चला जाता है। श्रवण इन बीती बातों को सोचते हुए बालकनी में बैठा शराब पी रहा था। उसकी सिगरेट जो कुछ वक्त पहले जलाई थी बुझ चुकी थी। वह उसे फिर से जलाता है और 2-3 कस में पूरी खत्म कर देता है। मन ही मन वह खुद से कहता है, मुझे लगता है नीलू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पिताजी की दवाइयां बंद करनी होंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो एक दिन मैं खुद कर्ज में डूब जाऊंगा। पिताजी की दवाइयां बहुत महंगी हैं और मैंने उनके इलाज के लिए बैंक से लोन भी ले रखा है। अगर मैं वह लोन नहीं चुका पाया तो बैंक वाले मेरे साथ क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। इतना सोचने के बाद वह कहता है, मुझे माँ को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ, यही सही होगा। ये कहते हुए वह कुर्सी से उठता है और उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां उसकी माँ उसके पिता रघु के पास बैठी हुई है। एक पत्नी जैसे अपने बीमार पति की सेवा करती है, वैसे ही शांति जी भी अपने पति का पूरा ध्यान रख रही थी। वह हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रख रही थी। श्रवण जब अंदर आया तब भी शांति पूरी तरह से रघु की देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि उसका बेटा अंदर आ चुका है। श्रवण धीरे से माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शांति उसकी आवाज सुनकर कहती है, आ गए बेटा, क्या बात है? श्रवण कहता है, माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शांति उसकी आंखों में देखती है और तुरंत समझ जाती है कि उसने शराब पी रखी है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी। वह जानती थी कि श्रवण ने शराब पीना उसी दिन से शुरू कर दिया था जब से उसके पिता बीमार पड़े थे और घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। एक माँ अपने बेटे को बिना बताए सब कुछ समझ जाती है। शांति को भी यह समझ आ गया था कि श्रवण क्यों शराब पीने लगा है। वह कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है और प्यार भरी आवाज में कहती है, बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? श्रवण थोड़ा झिझकते हुए कहता है, माँ आप तो जानती हैं, जब से पिताजी बीमार हुए हैं घर की हालत बहुत खराब हो गई है। सारा खर्चा अब मुझे संभालना पड़ रहा है। शांति बीच में ही बोल पड़ती है, बेटा मुझे पता है कि तुम कितनी मुश्किलों से घर संभाल रहे हो, लेकिन यह सब कहने की क्या जरूरत है? श्रवण अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, माँ मैं यह कह रहा था कि पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि दवाइयाँ उन पर असर कर रही हैं, इसलिए मेरा मानना है कि अब हमें उनकी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। शांति यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह आश्चर्य और दुख के साथ कहती है, यह तू क्या कह रहा है बेटा? श्रवण कहता है, माँ मैं सही कह रहा हूँ। पिताजी की हालत ठीक होने के बजाय और बिगड़ रही है। ऊपर से इनकी दवाइयों का खर्च इतना ज्यादा है कि मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता। मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। शांति बहुत ही नरम लहजे में कहती है, बेटा अगर तूने यह फैसला सोच समझ कर लिया होता तो तू कभी ऐसा नहीं कहता। तू भूल गया क्या? ये तेरे पिता हैं, कम से कम उनकी हालत तो देख। अगर वह आज किसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं तो वह तू है। उन्हें लगता है कि एक दिन तू उन्हें जरूर ठीक कर देगा। इसी उम्मीद पर वे जी रहे हैं। श्रवण अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, माँ मैं जानता हूँ कि आप सही कह रही हो, लेकिन आप भी जानती हो कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर पिताजी को कैंसर जैसी बीमारी से ठीक नहीं कर सकता। अगर उन्हें कोई ठीक कर सकता है तो वह सिर्फ भगवान है। शांति बहुत मायूस हो जाती है और धीरे से कहती है, हाँ बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनों का साथ देते हैं। अगर तू ही अपने पिता से मुंह मोड़ रहा है तो भगवान उनकी मदद कैसे करेंगे? भगवान उनकी मदद नहीं करते जो अपने अपनों को ही छोड़ देते हैं। श्रवण अपनी माँ की बात सुनकर समझ गया था कि उसकी माँ इस फैसले के खिलाफ है और वह कभी इसके लिए राज्य नहीं होगी। लेकिन वह एक बार फिर नरम लहजे में अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, माँ मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं पिताजी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। बस यह कह रहा हूँ कि उनका आखिरी समय आ चुका है और वह अब ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। तुम देख ही रही हो, जिस दिन से पिताजी बीमार हुए हैं उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अब उनकी दवाइयों पर और खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए।
शांति देवी अपने बेटे की बातें सुनकर रो पड़ती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती हैं, बेटा मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। मेरे पति को इस हाल में मत छोड़, नहीं तो वह क्या सोचेंगे। श्रवण थोड़ा उखड़े हुए स्वर में कहता है, माँ पिताजी जो भी सोचना चाहे सोचने दो, लेकिन मैं अब उनके इलाज का खर्च नहीं उठा सकता। मैं थक गया हूँ माँ। मैंने उनकी दवाइयों के लिए बैंक से लोन तक ले लिया है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? शांति अपने बेटे को एकटक देखती रहती है और फिर गुस्से से कहती है, बेटा तू बहुत बड़ा डॉक्टर बना है ना, तू बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है, तो क्या अपने पिताजी की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता? श्रवण अपनी माँ की इस जिद से गुस्से में आ जाता है और पलटकर जवाब देता है, हाँ माँ, मैं दूसरी बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ क्योंकि उनका इलाज संभव है, लेकिन पिताजी की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता। शांति क्रोध में कहती है, तो तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ कह। श्रवण कठोर स्वर में कहता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं पिताजी की दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ। मैं अब और खर्चा नहीं उठा सकता। शांति जब यह सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। वह रोते हुए नरम स्वर में कहती है, बेटा ऐसा मत कर, वह तेरे पिता हैं, उन्हें इस हाल में मत छोड़, नहीं तो वह मर जाएंगे। इतना कहकर वह रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और सिसकने लगती है। श्रवण कड़वे लहजे में कहता है, अगर उन्हें मरना है तो मरने दो माँ, वैसे भी वह बचने वाले नहीं है। उनकी उम्र हो चुकी है और जिनकी उम्र पूरी हो जाती है वे जीते नहीं बल्कि चले जाते हैं। शांति यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही श्रवण है जो बचपन में कहता था, माँ जब मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा तो तुम्हें और पिताजी को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं आपकी हर बीमारी का इलाज करूंगा और आपको कभी बीमार नहीं होने दूंगा। लेकिन आज वही बेटा अपने पिता के लिए ऐसा कह रहा था। शांति फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। श्रवण अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, माँ पिताजी अब बचने वाले नहीं हैं। तुम भी यह जिद छोड़ दो कि वह कभी ठीक होंगे। इतना कहकर श्रवण बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर चला जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। शांति वहीं बैठी रोती रहती है। वह श्रवण की कही हुई बातों को याद कर रही थी, जिससे उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आंखों से आंसू निकलते भी क्यों ना। जिसे इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वही उसका दिल दुखा दे तो किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज शांति का वह बेटा जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसने ही उसका दिल तोड़ दिया था। वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह कोई भगवान तो नहीं थी जो एक पल में सब कुछ ठीक कर दे। वह बस श्रवण की बातों को याद करके रो रही थी। तभी रघु की दर्द भरी आवाज आई, शांति। शांति जैसे ही यह आवाज सुनती है वह घबरा जाती है। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और घबराते हुए खड़ी होकर रघु के पास जाती है। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए? रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति तुम रो रही हो? शांति हिचकिचाते हुए कहती है, मैं कहाँ रो रही थी, आपको वहम हुआ होगा। रघु मायूस होकर कहता है, अच्छा तो श्रवण किस लिए आया था? शांति रघु से नजरें फेरते हुए कहती है, वो श्रवण, वह तो बस आपकी तबीयत देखने आया था, देखना चाहता था कि आपकी तबीयत कैसी है। रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, मेरी तबीयत देखने आया था या मेरी दवाइयां बंद करवाने? शांति यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे अब समझ आ गया था कि रघु ने उसके और श्रवण के बीच हुई सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन फिर भी वह सच को छिपाने की कोशिश करते हुए कहती है, श्रवण नशे में था जी, इसलिए ऐसा बोल रहा था। आप उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। रघु शांति को एक तक देखते हुए शांत स्वर में कहते हैं, शांति, इस दुनिया में कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन नशा एक ऐसी चीज है जो दिल की सच्चाई को बाहर निकाल देता है। श्रवण का वह सच जिसे वह इतने दिनों से दिल में दबाए बैठा था, आज बाहर आ ही गया। शांति कुछ नहीं बोलती, बस रघु को देखती रहती है। रघु अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, वैसे श्रवण गलत तो नहीं कह रहा था। शांति, इस बीमार शरीर को दवाइयां देने से क्या फायदा? एक न एक दिन तो मुझे इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। शांति रोते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, वह नशे में था इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। रघु गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, शांति, लोग होश में सच नहीं बोल पाते, लेकिन नशे में अक्सर दिल की बात कह जाते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि श्रवण झूठ बोल रहा था? शांति बस रोती रहती है और रघु की बातों को सुनती जाती है। रघु फिर मायूस भरी निगाहों से शांति की ओर देखते हैं और कहते हैं, देखो शांति, श्रवण की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी है। मैं बीमार हुआ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने जानते हुए भी इस बीमारी का पहले इलाज नहीं करवाया।
मैं सोचता रहा कि बाद में करवा लूंगा, लेकिन अब वह बाद का समय निकल चुका है। शांति रघु की ओर एकटक देखते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं जी? अगर आपको इस बीमारी के बारे में पहले से पता था तो आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया और इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? रघु एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, शांति, यह उन दिनों की बात है जब मैं रोज की तरह अभयारण्य में गया था। वहां पहुंचते ही मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर लौट आया। अगले दिन तुमने मुझसे कहा था कि अस्पताल जाकर जांच करवाओ और दवा भी लेते आओ। जब मैं अस्पताल में जांच करवाने गया, रघु उस पल को याद करने लगते हैं जब वे डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ रहे थे। डॉक्टर का केबिन ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए रघु को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही रघु अंदर गए, उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर संजय रघु को अच्छी तरह जानते थे। वे बचपन के पक्के मित्र थे जिन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। रघु संजय को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, कैसे हो संजय, काम कैसा चल रहा है? डॉक्टर संजय हंसते हुए बोले, बिल्कुल ठीक हूँ और काम अपनी गति से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रघु संजय से बोले, डॉक्टर साहब, क्या तुमने मेरी रिपोर्ट देख ली? डॉक्टर संजय मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर साहब नहीं रघु, मैं पहले तुम्हारा दोस्त हूँ, फिर डॉक्टर, मुझे संजय कह सकते हो। रघु हंसते हुए बोले, अच्छा संजय, मेरी रिपोर्ट देखी क्या? और ज्यादा जानने की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारी भाभी को पड़ी हुई है। उसे हर समय चिंता रहती है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो। जब तक जांच न करवा लूं, वह परेशान रहती है और मुझे भी परेशान कर देती है। डॉक्टर संजय अब थोड़ा गंभीर हो गए। वे परेशान होकर बोले, भाभी जी बिल्कुल सही कह रही थी। रघु, तुम्हें एक गंभीर बीमारी है। रघु हैरानी से बोले, गंभीर बीमारी? बताओ ना, कौन सी? डॉक्टर संजय चुप रहे, सोचने लगे कि उन्हें यह बताना चाहिए या नहीं। रघु बेचैनी से बोले, अरे कुछ तो बोलो, मुझे कौन सी बीमारी है? यूं ही गर्दन झुकाए बैठे रहोगे क्या? डॉक्टर संजय गहरी सांस लेते हुए बोले, रघु, तुम्हें छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि कैंसर है। रघु ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो संजय? तेरा दिमाग तो सही है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजय ने गंभीरता से कहा, रघु, जब मैंने पहली बार तुम्हारी रिपोर्ट देखी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने दोबारा जांच करवाई, लेकिन हर बार वही नतीजा आया, तुम्हें कैंसर है। रघु सोच में पड़ गए, फिर बोले, पर मैंने तो सुना है कि कैंसर सिर्फ उन लोगों को होता है जो नशा करते हैं, और तू तो जानता है मैं नशा नहीं करता, फिर मुझे कैंसर कैसे हो गया? डॉक्टर संजय समझाते हुए बोले, रघु, कैंसर सिर्फ नशे से नहीं होता, ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, कुछ वायरस, कुछ विषैले पौधे और जानवर। मुझे लगता है कि चूंकि तुम वन में काम करते हो, शायद वहीं से तुम्हें यह बीमारी लगी हो। रघु अविश्वास में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है संजय? डॉक्टर संजय ने कहा, रघु, ये बीमारी अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रघु मुंह बनाते हुए बोले, तू पागल हो गया है क्या संजय? तुझे पता भी है कि मेरा घर इसी नौकरी से चलता है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो घर कौन चलाएगा? और वैसे भी मेरा बेटा श्रवण अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, उसे आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, वह पैसे कहां से आएंगे? डॉक्टर संजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु, अगर तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कम से कम 1 महीने के लिए किसी बड़े शहर जाकर इलाज करवाना होगा। अगर अभी इलाज नहीं करवाया तो हालात बिगड़ सकते हैं और फिर ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। रघु सोच में पड़ जाता है और कुछ नहीं कहता। जब कुछ देर तक वह चुप रहता है तो डॉक्टर संजय ही आगे बोलते हैं, रघु, कहाँ खो गए? मैं तुमसे बस यह पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपना इलाज दूसरे शहर में जाकर करवा लोगे या नहीं? रघु हल्की उदासी के साथ सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार, करवा लूंगा इलाज। वैसे जाना कहाँ पड़ेगा? डॉक्टर संजय कहते हैं, अपने पास के शहर में जाना होगा। रघु कहता है, ठीक है, मैं आज ही जाकर पता कराता हूँ। इतना कहकर रघु केबिन से बाहर निकल जाता है और शहर की ओर रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर जब वह अस्पताल में डॉक्टर से मिलता है तो वहां उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे वह निराश होकर वापस लौट आता है। रघु अब भी अपने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। वह पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसे हमेशा पैदल चलना पसंद था, इसलिए उसने रिक्शा या बस नहीं ली। वह लगातार अस्पताल में डॉक्टर से हुई बातचीत के बारे में सोच रहा था। इलाज की फीस बहुत ज्यादा है, अब समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहां से लाऊं, और अगर किसी तरह पैसे का इंतजाम भी कर लूं तो शांति को कैसे बताऊंगा? वह पहले से ही हर बात को लेकर बहुत टेंशन लेती है। अगर मैंने इस बीमारी के बारे में उसे बता दिया
तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। रघु ये सोच सोच कर चिंता में डूबा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शांति से इस बारे में कैसे बात करे और उसे कैसे समझाए। वह अभी घर के करीब ही था, लेकिन मन में हजारों सवाल चल रहे थे। उधर घर में शांति और श्रवण आपस में बात कर रहे थे। श्रवण उत्साहित होकर कहता है, माँ, मैं दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहां भेज देंगी? शांति मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं बेटा, मैंने कब मना किया। जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां पढ़ाई करनी है वहां पढ़ो, पर पहले तुम्हारे पिताजी को तो आने दो। श्रवण खुशी से कहता है, सच माँ? शांति हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ बेटा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें शहर के बाहर ही क्यों पढ़ना है, यहाँ रहकर क्यों नहीं पढ़ सकते? श्रवण थोड़ा परेशान होकर कहता है, माँ, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में जाकर मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है वह यहाँ नहीं है, वह दूसरे शहर में है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। शांति कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन बेटा, जिस यूनिवर्सिटी की तुम बात कर रहे हो वह हमारे ही शहर में भी है, तो तुम वहीं क्यों नहीं पढ़ सकते? श्रवण थोड़ा नाराज होकर कहता है, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इस शहर की यूनिवर्सिटी का उतना नाम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वहां पढ़ाई उतनी अच्छी होती होगी। मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, इसलिए मैं दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। शांति और श्रवण की बात अभी चल ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। श्रवण कहता है, मैं देखता हूँ माँ, कौन है? वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके पिताजी खड़े हैं। श्रवण खुश होकर कहता है, आ गए पिताजी। रघु बिना कुछ बोले अंदर आते हैं और सीधे हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी शांति किचन से पानी का गिलास लेकर आती है और रघु को देते हुए कहती है, कैसा रहा आज का दिन? रघु उदास होकर कहता है, आज का दिन बहुत खराब गया शांति। शांति चिंतित होकर बीच में ही बोल पड़ती है, क्या हुआ जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, कोई बात है क्या? रघु गहरी सांस लेकर कहता है, टेंशन तो है शांति, लेकिन क्या करें, सिर्फ चिंता करने से तो कोई समस्या हल नहीं होती। जैसे ही रघु अपनी बात पूरी करता है, श्रवण बीच में बोल पड़ता है, पिताजी, आप माँ को समझाइए ना कि वह मुझे दूसरे शहर जाने से रोक रही है। वह कह रही हैं कि मैं यहीं रहकर पढ़ाई पूरी करूं, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। रघु थोड़ा गंभीर होकर कहता है, तो बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर तुम्हें दूसरे शहर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? श्रवण कहता है, पिताजी, जिस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना है वह हमारे शहर में नहीं है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। रघु सोचते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही तुम्हें दूसरे शहर जाना जरूरी है? श्रवण खुशी से कहता है, हाँ पिताजी, तो क्या आप मेरा दाखिला वहां करवा देंगे? रघु मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं बेटा, मैं कल ही जाकर उसी यूनिवर्सिटी में बात करूंगा। इतना कहते ही झट से श्रवण अपने पिता के गले लग जाता है और कहता है, आप मेरे सबसे अच्छे पिता हैं। रघु अपने बेटे के चेहरे पर जो खुशी देख रहा था उसे देखकर वह अपनी सारी चिंताओं को भूल गया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने अपनी बीमारी के बारे में बता दिया तो यह जो खुशी उनके चेहरे पर है वह एक पल में ही गायब हो जाएगी। इसीलिए उसने उन्हें इस बारे में बताना सही नहीं समझा। अगले दिन जब रघु दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है तो अपने बेटे और पत्नी से विदा लेता है। वह जल्दी ही वहां पहुंच जाता है और सीधे यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाता है। वहां पहुंचकर जब वह प्रिंसिपल से मिलता है तो उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे वह हैरान रह जाता है। वह खुद से ही सोचता है, अब मुझे एक बड़ा फैसला लेना ही होगा, नहीं तो मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बार बार उसके मन में यही सवाल आ रहा था कि अगर उसने श्रवण को यहाँ एडमिशन दिलवाया तो इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। रघु खुद से ही बात करते हुए कहता है, इस यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा है, कोई इतनी ज्यादा फीस कैसे ले सकता है? मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम देकर उसे डॉक्टर नहीं बना सकता। अगर मैंने उसे किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया तो वह नाखुश हो जाएगा और शायद उतनी अच्छी तरह पढ़ाई भी न कर पाए। रघु ये सोच सोचकर परेशान होता जा रहा था। अगर मैंने श्रवण की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर दिए तो मैं अपने इलाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने अपना इलाज करवाया तो बेटे का भविष्य अधूरा रह जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? रघु इसी सोच में डूबा हुआ था। एक बार तो उसने सोचा कि वह अपना इलाज करवा ले और श्रवण को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैं एक पिता हूँ, अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने बेटे के भविष्य को कैसे खराब कर सकता हूँ। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। रघु खुद से कहता है, मैं अपने बेटे के लिए इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? मेरी बीमारी अभी पहली स्टेज में है, इसका इलाज बाद में भी हो सकता है, लेकिन श्रवण की पढ़ाई अभी है, उसे टाला नहीं जा सकता। मैं पहले अपने बेटे की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा।
इतना सोचकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ता है। स्टेशन पर पहुंचते ही उसके सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। रघु उसे देखकर पूछता है, क्या चाहिए बाबा? वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कुल्ली था जिससे आगे चलकर श्रवण भी मिलने वाला था। उसके हाथ पर रामू लिखा हुआ था और उसने कुल्ली की ड्रेस पहन रखी थी। रामू विनम्र स्वर में कहता है, बाबू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक कुल्ली हूँ और कुल्ली का काम बोझ उठाना ही होता है। लाइए आपका सामान उठा दूं और आपको ट्रेन तक छोड़ दूं। रघु मुस्कुराकर कहता है, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही तो हैं जो दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन बाकी लोग तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं और उन्हें दूसरों के सिर पर डाल देते हैं। फिर वह हल्की हंसी के साथ कहता है, और जहां तक मेरे सामान की बात है तो मैं खुद ही उठा लूंगा बाबा, मैं आपको इस उम्र में तकलीफ नहीं देना चाहता। रामू काका हंसते हुए कहते हैं, बाबू आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं और साथ ही आपका दिल भी बड़ा नेक है। रघु मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, विचार सभी के पास होते हैं, लेकिन विचारों में कितनी शुद्धता है यही किसी इंसान को नेक बनाती है। रामू थोड़े परेशान होते हुए कहता है, लेकिन बाबू अगर मैंने आपका सामान नहीं उठाया तो मेरी आज की मजदूरी पूरी नहीं होगी। रघु ये सुनकर अपने जेब से पैसे निकालता है और 500 का नोट रामू काका को देते हुए कहता है, यह लीजिए बाबा, ये पैसे रख लीजिए और आज आराम कर लीजिए। रामू तुरंत सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बाबू ये पैसे नहीं रख सकता, मैं अपने हक की कमाई ही लेता हूँ, बिना मेहनत के पैसा नहीं ले सकता। रघु बार बार रामू को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन रामू उसकी एक नहीं मानता। आखिर में थक कर रघु कहता है, ठीक है बाबा, एक काम कीजिए, ये छोटा वाला बैग उठा लीजिए। रामू कहता है, ठीक है बाबू, उठाता हूँ। इतना कहकर रामू रघु के पास रखा बैग उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में रामू ट्रेन के अंदर जाकर रघु के बैग को खिड़की वाली सीट के पास रख देता है। रघु अपने पर्स से वही 500 का नोट निकालकर फिर से रामू को दे देता है। रामू हंसते हुए कहता है, बाबू मजदूरी सिर्फ 50 की हुई है, 500 की नहीं, आप 50 रुपए दीजिए, 500 नहीं। रघु बड़ी चालाकी से कहता है, देखिए बाबा, मैंने आपकी बात मानकर आपको सामान उठाने दिया, तो अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको यह पूरे पैसे लेने ही होंगे। रामू फिर से सिर हिलाकर मना करते हुए कहता है, ना बाबू, यह नहीं रख सकता। रघु बहुत ही नरम स्वर में कहता है, बाबा मुझे अपने बेटे जैसा समझकर यह पैसे रख लीजिए। रघु की मासूमियत और उसके शब्दों को सुनकर रामू इतना तो समझ ही गया था कि रघु अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है। अंत में रामू रघु की बात मानते हुए कहता है, ठीक है बाबू, आप इतना कह रहे हैं तो रख लेता हूँ। रघु मुस्कुराते हुए कहता है, यही हुई ना बात बाबा। इतना कहते ही रामू ट्रेन से नीचे उतर जाता है और रघु को आशीर्वाद भरी नजरों से देखते हुए कहता है, सफर में अपना ध्यान रखना बाबू। रघु हाथ जोड़ते हुए कहता है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा, मेरा सफर अच्छी तरह से कटेगा। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, रामू दूर खड़ा होकर रघु को देखता रहता है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद रघु अपने शहर पहुंच जाता है। घर की ओर बढ़ते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें लौट आती हैं। वह बार बार वही बातें सोच रहा था जो उसने यूनिवर्सिटी में सुनी थी। रघु सोच में डूबा था कि तभी श्रवण और शांति उसके पास आते हैं। शांति चिंतित स्वर में पूछती है, क्या बात है जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? श्रवण उत्सुकता से कहता है, पापा मेरा एडमिशन करवाया है या नहीं? रघु थोड़ा गहरी सांस लेते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब मैं वहां गया था तो उन्होंने जो बात कही बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। श्रवण अधीर होकर पूछता है, क्या बात कही पिताजी उन यूनिवर्सिटी वालों ने? रघु ने बिना समय गंवाए वह सारी बातें बता दी जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने कही थी। कैसे यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है और एडमिशन तभी होगा जब पूरी फीस जमा कर दी जाएगी। लेकिन उसने एक बात छुपा ली, वह जो डॉक्टर ने उसे इलाज करवाने के लिए कही थी। श्रवण थोड़ी बेचैनी के साथ कहता है, तो पिताजी आपने क्या फैसला लिया, अब वो भी बता दीजिए। रघु अपने बेटे की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बेटा मैंने फैसला लिया है कि तुम अपनी पढ़ाई उसी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। श्रवण जैसे ही यह सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। वह खुशी से उछलते हुए कहता है, पापा आप मेरे सबसे अच्छे पापा हो, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, यू आर बेस्ट पापा। इतना कहकर श्रवण झट से रघु के गले लग जाता है। श्रवण उत्सुकता से पूछता है, तो पापा आपने मेरा एडमिशन करवा दिया? रघु प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ बेटा, मैंने तेरा एडमिशन करवा दिया है, अब तू कल से ही डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर सकता है। श्रवण खुशी से उछलते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, देखा माँ, पिताजी मेरा एडमिशन करवा कर आ ही गए, अब मैं जल्दी से जाकर अपना सामान तैयार कर लेता हूँ।
इतना कहकर श्रवण खुशी खुशी अपने कमरे की ओर चला जाता है। रघु अपने बेटे की खुशी देखकर बेहद प्रसन्न होता है। एक पिता अपनी संतान की खुशी में ही अपनी खुशी देखता है। आज रघु भी खुश था। उसने अपना दर्द अपने बेटे और पत्नी के सामने छुपा लिया था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रघु के चेहरे पर अचानक फिर से मायूसी छा गई। शांति यह देखकर चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी, क्या हुआ? रघु झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं शांति, ऐसी कोई बात नहीं है, बस श्रवण हमसे दूर जा रहा है, इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। शांति प्यार से दिलासा देते हुए कहती हैं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ सालों की ही तो बात है। श्रवण डॉक्टर बनकर जल्दी ही वापस आ जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। रघु हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब तो निश्चिंत ही होना पड़ेगा शांति। इतना कहकर रघु उस पल से बाहर निकल आता है। इस वक्त वह अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ उसके पास बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शांति सारी बात सुनकर भावुक हो जाती है और कहती हैं, तो यह बात थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रघु हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शांति, मैं तुम्हें यह बात बताकर और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुम दोनों को जरा भी बताया होता तो घर की जो खुशी थी वह एक पल में खत्म हो जाती, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। शांति रोते हुए कहती है, अजी, आपको अपना इलाज करवा लेना चाहिए था, आपने इलाज न करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रघु धीमे स्वर में जवाब देता है, इलाज करवाता कैसे शांति? मैंने जो अपने इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वे सब मैंने श्रवण की यूनिवर्सिटी की फीस में लगा दिए थे। रघु एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, श्रवण के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना इलाज करवाना सही नहीं समझा। अपने इलाज के लिए जो पैसे जमा किए थे उसी से उसका दाखिला करवाया और बचे हुए पैसों को उसके रहने के खर्च में लगा दिया। रघु अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, शांति, उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि यह कैंसर की पहली स्टेज है और इलाज जरूरी है, नहीं तो आगे जान को खतरा बढ़ सकता है। लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह के बिना श्रवण के सपने को साकार करने के लिए अपना पैसा खर्च कर दिया। शांति जब यह सुनती है तो वह और ज्यादा रोने लगती है। वह रोती भी क्यों ना, उसने एक पिता का इतना प्रेम देखा था जो अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर सकता है। पिता का प्रेम ऐसा ही होता है, वह दिखता नहीं पर सबसे गहरा होता है। रघु ने भी अपने बेटे के भविष्य के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। अक्सर पिता होते ही ऐसे हैं, वे अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए अपने सपनों की आहुति दे देते हैं और उन्हीं के सपनों में अपनी खुशी खोजते हैं। आज शायद रघु ने भी अपनी जिंदगी देकर श्रवण की जिंदगी बना दी थी। शांति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रघु के दर्द के साथ वह रात गुजर गई। जैसा कि श्रवण ने कहा था, अब वह अपने पिता की दवाइयों पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। अब उसने उनकी दवाइयों का ध्यान रखना भी छोड़ दिया था। पहले वह रोज अपने पिता से मिलने आता था, लेकिन अब उसने मिलना भी बंद कर दिया था। इधर रघु की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक पिता अपने बच्चों के सहारे ही अपनी जिंदगी जीता है। उसे उम्मीद होती है कि एक दिन उसका बेटा उसे इस बुरे दौर से बाहर निकालेगा, लेकिन रघु का वह सहारा अब छूट चुका था। उसका बेटा अब पहले जैसा बेटा नहीं रहा था। रघु ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शांति उसका पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन बिना दवाइयों के वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। समय बीतता गया और 2 हफ्ते निकल गए। रघु की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शांति बची हुई दवाइयां उसे दे रही थी, लेकिन अब वे भी खत्म होने वाली थीं। एक रात रघु की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, मानो उसकी जिंदगी अब उसका साथ छोड़ रही हो। शांति घबराकर रघु के पास आई और बोली, क्या हुआ जी आपको? रघु कुछ नहीं कहता, बस सांस लेने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। शांति टेबल पर रखी दवाइयों की तरफ देखती है और पाती है कि सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। वह तुरंत रघु की तरफ देखती है और कहती है, आपकी दवाइयां खत्म हो गई हैं, जल्दी चलिए, आपको अस्पताल ले चलती हूँ। रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, नहीं शांति, रहने दो, अब मैं तुम लोगों पर और बोझ नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि मेरा आखिरी समय आ गया है। शांति रोते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। रघु कराहते हुए कहता है, शांति, मुझसे एक वादा करो। शांति रोते हुए पूछती है, कैसा वादा जी? किस वादे की बात कर रहे हैं आप? रघु धीरे से कहता है, यही कि मेरे जाने के बाद तुम सबका ख्याल रखोगी। शांति हिचकिचाते हुए कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? चलिए मेरे साथ अस्पताल, कोई देर नहीं हुई है। रघु कमजोर आवाज में कहता है, शांति, अब देर हो चुकी है,
अब तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम सबका ख्याल रखोगी। शांति रोते हुए कुछ नहीं कह पाती, बस रघु को देखती रहती है। रघु के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। शांति कांपते हाथों से रघु का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं वादा करती हूँ जी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। जैसे ही शांति यह वादा करती है, रघु की सांसें धीमी होने लगती हैं। कुछ पल बाद उसकी सांसें पूरी तरह थम जाती हैं। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। जो आंसू उसकी आंखों से बहने वाले थे, वे उसकी आंखों में ही थम गए। शांति जब रघु को शांत देखती है तो वह उसे हिलाने लगती है। रघु जी उठिए, कुछ बोलिए, लेकिन रघु कोई जवाब नहीं देता। रघु ने अपना दम तोड़ दिया था। अब शांति को यह एहसास हुआ कि रघु उसे अकेला छोड़कर जा चुका है। वह बिलख बिलख कर रोने लगती है और चिल्लाकर कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए। अब शांति बूढ़ी हो चुकी थी। उसे ठीक से चलने फिरने में भी परेशानी होती थी। उसकी आंखों पर बड़े बड़े लेंस वाले चश्मे थे, जिससे साफ पता चलता था कि उसकी नजरें भी कमजोर हो चुकी थीं। शांति इस वक्त रघु की तस्वीर को अपने हाथों में थामे बैठी थी। वह तस्वीर को देखकर अपने और रघु के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति भी थी, जो शायद उसे रघु के प्यार से मिली थी। वह उन यादों में डूबी थी कि तभी नीलू, जो श्रवण की पत्नी थी, गुस्से में उसके पास आई और कठोर स्वर में बोली, ओ बुढ़िया, तुझे जो काम बोला था वह किया कि नहीं? नीलू के लहजे से साफ लग रहा था कि अब वह अपनी सास की इज्जत करना भूल चुकी थी। जब रघु जिंदा था तब तक वह शांति से अच्छे से पेश आती थी, लेकिन अब उसकी सारी शर्म उतर चुकी थी। वह गुस्से में तमतमाते हुए कहने लगी, लगता है शरीर के साथ साथ तेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। चल खड़ी हो, जाकर बर्तन साफ कर। शांति नरम स्वर में कहती है, अब भी जाती हूँ बहू, अभी साफ कर देती हूँ। नीलू भुनभुनाते हुए कहती है, जाती नहीं हूँ, अभी जा। नीलू का रवैया अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बात बात पर उसे ताने मारती और कभी कभी तो अपशब्द भी कहने लग जाती। साथ ही वह धीरे धीरे श्रवण के मन में भी अपनी माँ के प्रति नफरत भरती जा रही थी। जब श्रवण शाम को घर लौटता तो नीलू उसे उसकी माँ की 100 से भी ज्यादा गलतियां गिना देती। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती, जिससे श्रवण भी गुस्से में आकर अपनी माँ से झगड़ा कर लेता। जो श्रवण अपनी माँ से पहले बहुत प्रेम करता था, अब उसके दिल में जगह जगह नफरत घर कर गई थी। आखिरकार नीलू अब शांति को घर से बाहर निकालने का मन बना चुकी थी। एक दिन उसने श्रवण से कह दिया, आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आइए। श्रवण यह सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, नीलू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नीलू पलटकर बोली, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। आपकी माँ इस घर में सिर्फ परेशानियां बढ़ा रही हैं, इसीलिए कह रही हूँ, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आइए। श्रवण गुस्से में बोला, नीलू, मैं अपनी माँ को इस उम्र में वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम जानती भी हो कि पड़ोसी क्या कहेंगे। वे यही कहेंगे कि बेटा बड़ा होकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। नीलू व्यंग्य से हंसते हुए कहती है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि माँ खुद अपनी मर्जी से गई है। हमने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। श्रवण नीलू की बातों से सहमत तो नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ गया था। उसका मन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह नीलू के सामने कुछ बोल नहीं पाया। वह बस धीरे से कहता है, पर नीलू। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, नीलू बीच में ही बोल पड़ी, परवर कुछ नहीं श्रवण, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। श्रवण दुविधा में पड़ गया। वह बहुत सोचने लगा कि आखिर करे तो क्या करे। काफी देर सोचने के बाद वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है नीलू, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कल ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। अगले दिन श्रवण पूरी तरह अपना इरादा पक्का कर लेता है। वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले जाने की योजना बना लेता है और एक बहाना बनाकर उन्हें साथ ले जाने के लिए आता है। जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे की ओर 2-3 कदम बढ़ाता है, नीलू उसके पास आ जाती है। उसके हाथ में एक कपड़ों की पोटली थी। नीलू वह पोटली श्रवण को पकड़ाते हुए कहती है, लीजिए आपकी माँ के कपड़े, इन्हें भी साथ ले जाइए। श्रवण कपड़ों की पोटली हाथ में लेते हुए कहता है, ठीक है नीलू। वह पोटली गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और वापस अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ता है। जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि शांति कुर्सी पर बैठी हुई खिड़की की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वह किसी आने वाले का इंतजार कर रही हो। श्रवण धीरे से अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शांति प्यार से कहती है, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? श्रवण झूठ बोलते हुए कहता है, माँ,
चलिए आज मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। शांति यह सुनकर हैरान रह जाती है। जो बेटा इतने दिनों से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, वह आज उसे घुमाने ले जाने की बात कर रहा था। पहले उसे रघु ही घुमाने ले जाया करता था, लेकिन अब वही श्रवण उसे घुमाने की बात कर रहा था। शांति को यह थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया जो श्रवण ने उसके साथ इतने दिनों में की थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो बेटा। इतना कहते ही शांति अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही श्रवण ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वह घर से वृद्धाश्रम की आधी दूरी तय कर लेता है। गाड़ी चलाते हुए उसके मन में कई ख्याल आते हैं। वह सोचने लगता है कि अगर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा तो वहां के लोग उसे ताने मारेंगे, उसके चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे। फिर उसे यह भी ध्यान आता है कि वहां उसकी माँ का खर्चा भी देना पड़ेगा, जो वह नहीं चाहता था। इसलिए वह मन ही मन एक और फैसला करता है कि वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। श्रवण कुछ देर सोचता रहता है और फिर अपने फैसले पर अटल हो जाता है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है। वह उस दुकान से थोड़ा पीछे एक बड़े पेड़ के नीचे गाड़ी रोक देता है। श्रवण गाड़ी से उतरकर डिग्गी खोलता है, उसमें रखी कपड़ों की पोटली निकालकर पेड़ के नीचे रख देता है। फिर वह अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ आप एक काम करो, इस दुकान पर बैठो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। शांति देवी अपने बेटे की बात पर विश्वास करते हुए गाड़ी से उतर जाती है और दुकान के बाहर रखी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ जाती है। श्रवण कहता है, माँ मुझे हॉस्पिटल से फोन आया है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, आप यहीं बैठो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। इतना कहकर श्रवण जल्दी से गाड़ी में बैठता है और तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। शांति देवी वहीं बैठी अपने बेटे के लौटने का इंतजार करने लगती हैं। समय बीतता जाता है। 3 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन श्रवण अभी तक वापस नहीं आया था। उधर श्रवण घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, नीलू उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, निकाल दिया उस मुसीबत को अपने गले से। श्रवण सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ अब सब ठीक रहेगा। नीलू खुशी से कहती है, बहुत अच्छा किया जी, अब इस घर में थोड़ी शांति तो रहेगी, नहीं तो आपकी माँ ने तो बस तकलीफों का पहाड़ खड़ा कर रखा था। उधर शांति देवी वह अकेली बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह खुद से कहती हैं, श्रवण अभी तक क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था कि थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। लेकिन फिर वह खुद को दिलासा देते हुए कहती है, लगता है किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। कहकर तो गया था कि हॉस्पिटल का काम है, शायद वहीं व्यस्त हो गया होगा। समय बीतता गया। दोपहर से रात हो गई, लेकिन श्रवण का कोई अता पता नहीं था। शांति देवी अभी भी उसी जगह बैठी हुई थी। कभी कभी वह सोचती थी कि वह खुद ही वहां से निकल जाए, लेकिन उम्र के कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी। उन्हें घर का रास्ता भी याद नहीं था, इसलिए वह वहीं बैठी रही। रात का अंधेरा छाने लगा था। दुकानदार अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। वह शांति देवी को देखता है और हैरानी से कहता है, बुढ़िया तू अभी तक यहीं बैठी है, गई नहीं यहाँ से? शांति देवी धीमे स्वर में जवाब देती है, बेटा मेरा बेटा श्रवण आने वाला है लेने के लिए, उसी का इंतजार कर रही हूँ। दुकानदार थोड़ा और पास आकर कहता है, क्या कहा? तेरा बेटा आने वाला है? अच्छा, तेरा बेटा कब तक आने के लिए कहकर गया था? शांति देवी मासूमियत से कहती है, थोड़ी देर कहकर गया था बेटा। दुकानदार गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या कहा? थोड़ी देर कहकर गया था और अब तक नहीं आया? लगता है अब वह नहीं आएगा बुढ़िया, वो तुझे यहीं छोड़ने आया था। शांति देवी चौंक कर कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा जरूर आएगा, वो ऐसा नहीं है, बस आता ही होगा। दुकानदार उदासी भरी आवाज में कहता है, बुढ़िया मान ले तेरा बेटा अब नहीं आएगा, वह तुझसे तंग आ गया होगा, इसलिए तो थोड़ी देर का कहकर गया और अब तक लौटा नहीं। शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, नहीं बेटा मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो आएगा, बस कुछ देर में आ जाएगा। दुकानदार सिर झटकते हुए कहता है, तेरा बेटा अब नहीं आने वाला, उसे अब तेरी जरूरत नहीं है बुढ़िया माई, इसीलिए तो वह तुझे यहाँ छोड़कर चला गया। फिर दुकानदार थोड़ा और गंभीर स्वर में कहता है, अब मेरी बात मान, यहाँ से चली जा, नहीं तो यहाँ के जंगली कुत्ते तुझे नोच डालेंगे, समझ गई ना? शांति देवी का दिल बैठ जाता है। वह अब भी उम्मीद के सहारे बैठी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि दुकानदार की बातों में सच्चाई छिपी हो सकती है। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह अब भी अपने बेटे के लौटने की आस लगाए बैठी थी। शांति जीना में सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं बेटा मेरा बेटा जरूर आएगा,
उसने मुझसे कहा था कि वह वापस आएगा। दुकानदार लंबी सांस लेते हुए कहता है, मेरा तो काम तुझे समझाना था बुढ़िया माई, लेकिन तेरी यही इच्छा है तो बैठी रह, इंतजार करती रह, मैं तो चलता हूँ, अब मेरे सोने का समय हो गया है। इतना कहकर दुकानदार दुकान बंद करता है और वहां से चला जाता है। शांति जी कुछ देर और बैठी रहती हैं। वह बार बार उस रास्ते की ओर देखती हैं जहां से श्रवण गाड़ी लेकर गया था। कुछ ही देर में उसकी नजर उस पेड़ के नीचे जाती है जहां श्रवण ने गाड़ी रोकी थी। वह देखती हैं कि वहां एक पोटली पड़ी हुई है। शांति जी सोचती हैं, अरे ये तो वही पोटली है जो श्रवण ने गाड़ी की डिग्गी से उतारी थी, मैंने खुद देखा था गाड़ी के शीशे से। शांति जी धीरे धीरे चलते हुए उस पोटली के पास पहुंचती है। वह झुककर उसे खोलती है और देखती है कि उसमें उनके अपने कपड़े रखे हैं, साथ ही उसमें उनके पति रघु की फोटो भी थी। यह देखकर शांति जी का दिल बैठ जाता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वह दुकानदार सच कह रहा था, उनका बेटा उन्हें छोड़ने ही आया था। शांति जी पोटली से रघु की तस्वीर निकालकर अपने हाथों में लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, हे जी देखिए ना, ये क्या हो गया। श्रवण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया, आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। देखिए ना कितनी रात हो गई है, यहाँ आसपास कोई नहीं है, मैं किससे मदद मांगू, जाऊं तो कहाँ जाऊं। इतना कहते ही शांति जी जोर जोर से रोने लग जाती हैं। उनका रोना सुनसान सड़क पर गूंजने लगता है। वह अभी भी रो रही थीं कि तभी 4-5 जंगली कुत्ते उनके आसपास मंडराने लगते हैं। शांति जी उन्हें देखकर घबरा जाती हैं। वह डरते हुए कहती हैं, अरे ये कुत्ते मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इतना कहकर वह डरते हुए अपने हाथों को हिलाकर उन्हें भगाने लगती है। छू छू करके दूर जाओ, लेकिन कुत्ते फिर भी उनकी ओर बढ़ते जाते हैं। तभी उनमें से एक कुत्ता उन पर हमला कर देता है। कुत्ते के तेज नुकीले दांत शांति जी के हाथ पर गहरे जख्म बना देते हैं। खून बहने लगता है और वह दर्द से चिल्ला उठती है, बेटा। इतना कहते ही शांति जी वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। रात धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगली सुबह शांति जी को होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और उठने की कोशिश करती हैं। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उनके हाथ से खून निकलना बंद हो चुका था, लेकिन वहां खून का थक्का जम चुका था। शांति जी दर्द से कराहती हुई उठती हैं और कहती हैं, श्रवण श्रवण। वह चारों तरफ देखती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था, न उनका बेटा और न उनका घर। अब वह बिल्कुल अकेली थी। शांति जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह अपनी कमजोर आवाज में भगवान को पुकारती है, हे भगवान भगवान, मैंने क्या गलती की थी जो आज मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हे भगवान, आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस हालत में छोड़ने से अच्छा था कि आप मुझे अपने पास बुला लेते। इतना कहकर शांति जी जोर जोर से रोने लग जाती हैं। वह रोते रोते फिर से जमीन पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अपने घर में श्रवण अपने कमरे में बैठा था। वह कोई फाइल ढूंढ रहा था। फाइल ढूंढते हुए वह अपनी अलमारी खोलता है। अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। वह डायरी देखकर हैरान रह जाता है। ये डायरी उसके पिता रघु की थी। श्रवण उस डायरी के पन्ने पलटता है और पढ़ने लगता है। डायरी के पन्नों पर लिखा था 30 नवंबर 1996। आज का दिन कुछ अलग ही हाल बयान कर रहा है। प्रकृति में जैसे एक अलग ही उमंग छाई हो, ऐसे लम्हों में कौन नहीं जीना चाहेगा। मेरा दिन ही मेरे हाल को बयान कर देता है, लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सी खामोशी मेरे मन में हलचल पैदा कर रही है। मैं जब इस बेचैनी का कारण तलाशता हूँ तो पाता हूँ कि इसकी वजह मेरी पत्नी शांति है। यूं तो वह हमेशा खुश रहती है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में मायूसी झलकती है। जब भी वह उदास होती है तो मैं उसे अपने साथ अभयारण्य ले जाता हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। आज भी मैंने यही किया। मैं शांति को उसके दुखों से निकालने के लिए उसे अभयारण्य लेकर आया था, लेकिन आज उसकी मायूसी किसी सौतन की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैंने शांति से पूछा, क्या बात है शांति, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा यहाँ? शांति मायूसी के साथ कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रघु झट से पूछता है, क्या बात शांति, कौन सी बात तुम्हें इतनी टेंशन दे रही है जो तुम्हारे मन को बेचैन कर रही है? शांति रघु की ओर देखते हुए कहती है, वो बात ये है जी, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घर कोई संतान नहीं आई। शांति बहुत ही नरम लहजे में अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, पता नहीं जी, भगवान हमें किस जन्म की सजा दे रहे हैं कि हमें संतान का सुख नहीं मिला। रघु शांति को दिलासा देते हुए कहता है, तुम ऐसा मत सोचो शांति, देखना भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेंगे। शांति रघु की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं जी, इसमें सारा दोष मेरा है, मैं ही आपको संतान का सुख नहीं दे पाई। रघु शांति को समझाते हुए कहता है, नहीं शांति, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो विधि का विधान है।
सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और अपने कर्म करते रहें। शांति फिर भी उदास होकर कहती है, ए जी, आपको अब भी भरोसा है कि हमें संतान होगी? रघु प्यार भरे स्वर में कहता है, देखो शांति, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। हर चीज के होने का एक समय होता है, हमें बस धैर्य रखना होगा। शांति रघु की बात मान लेती है और भगवान पर अपनी आस्था और भी मजबूत कर लेती है। जब वह घर पर होती तो अपनी सहेलियों से पता करती कि संतान प्राप्ति के लिए कौन कौन से व्रत करने चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। रघु आगे अपनी डायरी में लिखते हुए कहता है, मेरी पत्नी जब भी सुबह सुबह मिलती तो मैं उसे किसी न किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त देखता। वह संतान प्राप्ति के लिए हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती थी। घर में कभी कोई पूजा पाठ करवाती थी तो कभी छोटी कन्याओं को भोजन कराती थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए जितने भी व्रत और विधियां करनी थी वे सब कर चुकी थी। मैं भी शांति को देखकर अचंभित रहता था कि वह इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। उसका समर्पण और श्रद्धा देख मैं भी भावुक हो जाता। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उस दिन हुई जब शांति को अचानक उल्टियां आने लगी। मैं उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा जैसे ये कोई सपना हो, लेकिन जब शांति के चेहरे पर खुशी देखी तो एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने हमारी सुन ली थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि शांति ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी जिंदगी में जितने बलिदान दिए थे उसी का फल उसे मिला था। शांति ने एक बेटे को जन्म देकर अपने किए हुए बलिदानों को पूरा किया था। लेकिन अब मेरी बारी थी। एक दिन जब श्रवण की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी उसी वक्त मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जब मैंने जांच करवाई तो पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मेरा मित्र संजय जो एक अच्छा डॉक्टर था उसने कहा था, रघु, ये कैंसर की पहली स्टेज है। अगर सही समय पर इलाज करवा लिया तो तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन अगर इलाज नहीं हुआ तो खतरा बढ़ सकता है। उसी समय श्रवण बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जिद करने लगा था, लेकिन उसके शिक्षा के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मैंने पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि या तो मैं अपना इलाज करवा सकता था या फिर अपने बेटे की यूनिवर्सिटी की फीस भर सकता था। मैंने शांति की तरह ही अपने बेटे के लिए बलिदान देना उचित समझा, इसलिए मैंने अपना इलाज करवाना सही नहीं समझा और अपने बेटे की यूनिवर्सिटी की फीस भर दी। मेरा काम अब खत्म हो गया था, लेकिन जब श्रवण को नौकरी लगते देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा सपना साकार हो गया था। श्रवण मेरी जिंदगी का सहारा बनने वाला था। उस कुल्ली ने बिल्कुल सही कहा था जब मैं शहर गया था और उसने मुझसे कहा था, बाबू, आपका बेटा भी आपकी तरह सर्वगुण संपन्न होगा। श्रवण ने डायरी को पूरा पढ़ लिया। डायरी पढ़ते पढ़ते श्रवण को उस कुल्ली की बातें याद आने लगीं जब वह कह रहा था, आजकल के बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो बस अपने माता पिता को छोड़ना चाहते हैं। श्रवण का दिल जो पहले पत्थर की तरह सख्त हो गया था अब बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन रोने लगा। वह पछतावा करने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि जिन माता पिता को वह परेशानियों का कारण समझता था वे तो दोषी थे ही नहीं, बल्कि असल दोषी तो वह खुद था। श्रवण खुद से कहता है, कैसा बेटा हूं मैं, अपने पिता के अंतिम समय में भी उनका सहारा नहीं बन सका और न ही अपनी माँ को अपने साथ रख सका। श्रवण हड़बड़ाते हुए उठता है और कहता है, अभी देर नहीं हुई है, मुझे अपनी माँ को वापस लाना होगा। इतना कहकर श्रवण घबराए हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है। श्रवण को ऐसा करते देख उसकी पत्नी नीलू कहती है, ये क्या कर रहे हो जी आप, और इतने घबराए हुए क्यों हो? श्रवण कहता है, गलती हो गई नीलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नीलू चौंक कर कहती है, गलती हो गई, पर क्या? श्रवण रोते हुए कहता है, यही कि मैं अपने माता पिता के प्यार को नहीं समझ पाया। मैंने इन्हीं हाथों से अपने पिता की दवाई बंद करवा दी और उनकी जान ले ली और अब अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। नीलू मुंह बनाते हुए कहती है, क्या गलती सुधारोगे, पर कैसे? श्रवण झट से जवाब देता है, अपनी माँ को वापस लाकर। नीलू गुस्से में कहती है, क्या कहा? श्रवण दृढ़ता से कहता है, मैं अपनी माँ को वापस लाऊंगा। नीलू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आप उस बुढ़िया को घर वापस लाने वाले हो? श्रवण हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ नीलू, मैं अपनी माँ को और दुखी नहीं देख सकता, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। नीलू गुस्से में चिढ़कर कहती है, देख लीजिए, अगर आप उस बुढ़िया को घर में लेकर आए तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। वैसे भी उस बुढ़िया ने घर में रहकर तंग किया है, अब घर से निकलकर भी परेशान कर रही है।
इससे तो अच्छा है कि वह मर ही जाए। जैसे ही श्रवण नीलू के मुंह से यह बात सुनता है, उसका गुस्से से खून खौल उठता है। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह आवेश में आकर नीलू को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। श्रवण गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की? तुम क्या घर से जाओगी? मैं खुद तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। इतना कहते ही श्रवण नीलू का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर खींचने लगता है। नीलू रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रवण गुस्से में कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मेरी माँ की इज्जत करोगी, मेरे जीवन में हमेशा मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम्हारे दिल में तो मेरी माँ के लिए सिर्फ नफरत थी। मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। नीलू रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रवण गुस्से से लाल होते हुए कहता है, नीलू, तुमने पत्नी होने का फर्ज अब खो दिया है। अब तुम वो औरत हो जिसे किसी की कदर करना नहीं आता। नीलू रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी माँ जी को कुछ नहीं कहूंगी, उनका हर वक्त ख्याल रखूंगी, हमेशा उनकी सेवा करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। जब श्रवण नीलू की करुण पुकार सुनता है तो वह रुक जाता है। वह नीलू को देखता रहता है। नीलू रोते हुए कहती है, मैं अब कभी आपकी माँ को आपसे दूर नहीं करूंगी, हमेशा उनकी सेवा करूंगी। श्रवण नीलू की बात सुनकर नरम पड़ जाता है। वह नरम लहजे में कहता है, ठीक है नीलू, तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, अब से मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी माँ है, उनका सम्मान हमेशा करना। अब मैं जा रहा हूँ अपनी माँ को लाने। इतना कहते ही श्रवण अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। वह गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वह अपनी माँ से मिले बिना नहीं रुकेगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वह अपने पिता की डायरी के उन पलों को बार बार याद कर रहा था। श्रवण खुद से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आप दोनों को समझ ही नहीं पाया। इतना कहते ही श्रवण गाड़ी चलाते हुए एक सिग्नल के पास रुक जाता है। वह देखता है कि आगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। श्रवण गाड़ी को साइड में खड़ी करता है और पैदल दौड़ने लगता है। वह भागता जा रहा था। उसे थकान महसूस हो रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेता भी कैसे? आखिरकार इंसान तभी भागता है जब उसका सब कुछ छिनने वाला होता है। वह भागते भागते एक चौराहे पर पहुंचता है। तभी एक एम्बुलेंस उससे टकरा जाती है। श्रवण गिरकर सड़क पर लुढ़क जाता है, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह फिर से खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। वह दुकान पर पहुंचता है जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था, लेकिन वहां उसकी माँ नहीं थी। श्रवण घबराकर दुकानदार के पास जाता है और जल्दी जल्दी कहता है, भैया, तुमने यहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा था क्या? दुकानदार याद करते हुए कहता है, कहीं तू उस बुढ़िया की तो बात नहीं कर रहा जिसे उसका बेटा यहाँ छोड़कर गया था? वो कह रही थी कि उसका बेटा आएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। श्रवण शर्म से सिर झुका लेता है। वह धीरे से कहता है, हाँ भैया, वही। दुकानदार हैरानी से कहता है, अरे भाई, वह 3 दिनों से इसी पेड़ के नीचे बैठी थी। चल फिरना तो दूर, उसने तो वहां से खड़ा होना भी सही नहीं समझा, और आज लगता है शायद वह मर गई होगी, इसलिए एक एम्बुलेंस आई और उसे यहाँ से लेकर चली गई। श्रवण घबराते हुए कहता है, क्या वह एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है? दुकानदार सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। श्रवण के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह खुद से बुदबुदाता है, अरे वह एम्बुलेंस तो मेरे ही अस्पताल की थी, इसका मतलब माँ को मेरे ही हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। इतना कहते ही श्रवण घबराहट में दुकानदार से कुछ कहे बिना ही वहां से भाग निकलता है। वह तुरंत एक रिक्शा पकड़ता है और जल्दी चलाने के लिए कहता है। रिक्शा जैसे ही तेज गति में आगे बढ़ता है, उसके मन में बेचैनी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शांति जी की हालत बेहद गंभीर थी। ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन अब ईश्वर के ही हाथ में है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। श्रवण भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंचा। उसके हाथ, पैर और माथे पर चोट के गहरे निशान थे, जिनसे खून बह रहा था, लेकिन उसे अपनी तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। वह भागते हुए अंदर की ओर दौड़ता है। जैसे ही एक नर्स उसे घायल हालत में देखती है, वह घबराकर कहती है, सर, आपको ये चोट कैसे लगी? रुकिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। श्रवण सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, पहले मेरी माँ को बचाओ। वह इमरजेंसी रूम की तरफ भागता है, जहाँ उसकी माँ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। जब श्रवण अंदर पहुंचा तो उसकी माँ बेहोश पड़ी थी और ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। उनकी हालत देखकर श्रवण का दिल बैठ जाता है।
उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू बहने लगते हैं। बाकी के डॉक्टर जब श्रवण को इस हालत में देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक डॉक्टर पूछता है, सर आपको यह चोट कैसे लगी, क्या हुआ? श्रवण दुखी स्वर में कहता है, सर ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। इतना कहते ही वह तेजी से अपनी माँ के पास जाता है और उनके हाथों की नब्ज टटोलता है। वह घबरा जाता है, उसकी माँ की नब्ज बहुत धीमी चल रही थी। श्रवण हड़बड़ाहट में कहता है, डॉक्टर जल्दी इलाज शुरू करो, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आश्चर्य से पूछता है, सर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, ये आपकी कौन लगती है? श्रवण की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह दर्द भरी आवाज में कहता है, यह मेरी माँ है डॉक्टर, मेरी माँ। डॉक्टर यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह भावुक होकर पूछता है, यह आपकी माँ है, लेकिन यह इस हालत में कैसे पहुंची? श्रवण की आंखों में पछतावे का समंदर उमड़ आता है। वह रोते हुए कहता है, यह सब मेरी गलती है डॉक्टर, मेरी ही गलती की वजह से मेरी माँ की आज यह हालत हुई है। डॉक्टर पूछता है, आपकी वजह से? आपने ऐसा क्या कर दिया सर? श्रवण अपने गिरे हुए सिर और कांपते हाथों के साथ धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी डॉक्टर को बता देता है। कैसे उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, कैसे उसने उन्हें अकेले सड़क किनारे छोड़ दिया और कैसे उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। डॉक्टर उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है। श्रवण रोते हुए कहता है, यह सब मेरी ही गलती है, जिसकी वजह से माँ की यह हालत हुई है। लोग इस उम्र में अपनी माँ की सेवा करते हैं और मैंने क्या किया? मैंने उन्हें घर से ही निकाल दिया। डॉक्टर श्रवण को इस तरह रोते हुए देखते हैं और नरम लहजे में कहते हैं, सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कभी कभी इंसान को अपनों की अहमियत तब समझ आती है जब वे दूर चले जाते हैं, लेकिन अब जब आपको अपनी माँ की अहमियत समझ आ गई है तो भगवान ने आपको उन्हें संभालने का एक और मौका दिया है। इतना कहते ही डॉक्टर तुरंत शांति जी का इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में उनकी हालत में सुधार आने लगता है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। श्रवण दिन रात अपनी माँ के पास बैठा रहा। उसे घर जाने का ख्याल तक नहीं आया। जिस माँ को उसने खुद से दूर किया था, अब उसे खोने के डर से वह उनके पास बैठा रहा। अगले दिन जब शांति जी को होश आता है तो श्रवण उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, बस एक बार अपनी आंखें खोलो माँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शांति जी श्रवण को रोते हुए देखती हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ श्रवण को देखने के लिए ही जागी हों। जिस बेटे को देखने के लिए उन्होंने 3 दिन भूखे प्यासे सड़क पर बिताए, आज वही बेटा उनके सामने था। शांति जी दर्द भरी आवाज में धीरे से कहती हैं, आ गया बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तू जरूर वापस आएगा, इसलिए मैं वहीं बैठी रही तेरे इंतजार में। श्रवण उनकी बात सुनकर और जोर से रोने लगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे आपको समझने में देर लगी। अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। मैं मरते दम तक आपका साथ निभाऊंगा, बस आप हमें छोड़कर मत जाना। शांति जी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, जाती भी कैसे बेटा? मैंने तेरे पिता को वादा किया था कि आखिरी सांस तक अपने बेटे का ख्याल रखूंगी। इस तरह श्रवण और शांति जी का मिलन होता है। उनके चेहरे पर वैसी ही खुशी थी जैसे तब थी जब श्रवण का जन्म हुआ था। कुछ दिनों बाद शांति जी पूरी तरह ठीक हो जाती है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। जब वह घर पहुंचती हैं तो नीलू को भी एहसास होता है कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया था, इसलिए वह भी अपने गुनाहों को सुधारते हुए शांति जी की सेवा करने लगती है। शांति जी के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन एक कमी हमेशा बनी रही, रघु की कमी। हमारी नियति भी कुछ ऐसी ही होती है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। शांति जी ने रघु को खो दिया, लेकिन अपने बेटे को वापस पा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कई बार बुरा समय आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी अपने माता पिता को घर से मत निकालो। वृद्धाश्रम भेजने जैसा कदम उठाने से पहले उनके बलिदानों को याद करो। जो माता पिता हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर देते हैं, उनके आखिरी समय में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने। माँ भगवान का सबसे सुंदर रूप। माँ के बिना जीवन अधूरा होता है। माँ ही होती है जो बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है और अपने आखिरी समय तक उसकी चिंता करती है। इस दुनिया में 4 माताएं होती हैं। 1 जन्म देने वाली माँ, जो हमें 9 महीने कोख में रखती है और अपने खून से सींचकर जन्म देती है। 2 धरती माता, जो हमें पालती है, हमारा भार सहन करती है। 3 गौ माता, जो हमें अपने दूध से पोषण देती है। 4 गंगा मैया,
जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। दर्शक बंधु, इस कहानी से बुजुर्ग माता पिता के लिए 3 महत्वपूर्ण सीख जो उन्हें अपनी संतान को जरूर सिखानी चाहिए ताकि वे बुढ़ापे में कभी दुखी न हो। 1. बच्चों को बचपन से ही माता पिता के संघर्ष और बलिदानों के बारे में बताएं। अक्सर बच्चे अपने माता पिता के बलिदानों को तब तक नहीं समझते जब तक वे खुद मुश्किलों का सामना नहीं करते। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अपने संघर्षों और त्याग की कहानियां सुनाएं ताकि वे जान सकें कि उनके लिए क्या क्या किया गया है। अगर बच्चे यह समझेंगे कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी मेहनत की है तो वे कभी भी अपने माता पिता को बोझ नहीं समझेंगे। 2. बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराना जरूरी है। अगर माता पिता अपनी संतान को हर चीज आसानी से उपलब्ध करवा देंगे तो वे जीवन की कठिनाइयों को नहीं समझ पाएंगे। बच्चों को शुरू से ही पैसों, मेहनत और संघर्ष की अहमियत सिखानी चाहिए। उन्हें यह बताएं कि बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करना न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। बच्चों को यह सिखाएं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और रिश्तों की अहमियत ज्यादा होती है। 3. संपत्ति और अधिकारों का सही समय पर संतुलित वितरण करें। बुढ़ापे में संतान के भरोसे पूरी तरह न रहें बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। संपत्ति का वितरण बहुत सोच समझ कर करें ताकि बुढ़ापे में आपकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। अगर माता पिता अपने जीते जी सारी संपत्ति बच्चों को दे देंगे तो कई बार बच्चे माता पिता की कदर करना छोड़ देते हैं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने पास रखें और अपने बुढ़ापे की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि माता पिता का सम्मान और सेवा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू लें, लेकिन अगर हमने अपने माता पिता को दुखी कर दिया तो वह सफलता बेकार है। माता पिता का बलिदान और त्याग हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनके अंतिम समय तक उनकी सेवा करनी चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की इज्जत और सेवा करती है उसका जीवन हमेशा खुशहाल और सफल रहता है। आपसे एक अनुरोध, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप माता पिता के सम्मान और सेवा को जरूरी मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें